हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भी जो है फिलअप किए जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स जो है पहले इस एग्ज़ाम्स को फेस कर रखे हैं, इस एग्ज़ाम्स को दे रखे हैं, तो उनको तो है इनका पैटर्न पता है। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन का किस प्रकार से आएंगे, किस तरह से मैनेज करना है, उनको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारा कुछ उनको पता होगा। लेकिन जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट, जो बच्चे फ़र्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करेंगे, बैठेंगे इस बार फ़र्स्ट टाइम, तो उनके लिए सारा कुछ चूँकि नया है, सिलेबस से लेकर के आपका सब कुछ, तो उनके लिए है जो मैं आज इस क्लास में जो है उनको बताने के लिए ही ये जो क्लास है मैंने यानी जारी किया है कि किस प्रकार से जो है यानी कैसे इसका क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम्स का पैटर्न है, और क्या और कितना पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए कि ये जो बिहार एसआई का जो टारगेट है, दरोगा का जो बनने का टारगेट है, बच्चे जो इस चीज़ को अचीव करना चाहते तो वो किस तरह से जो है इस पोस्ट को जो है हासिल कर सकते हैं। उनके लिए ही जो मैंने आज इस क्लास में जो है उनके लिए आज ये बताऊंगी कि किस प्रकार से जो है वो इस चीज़ को यानी इस पोस्ट को वो हासिल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जो है यानी बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न है, पहले हम लोग उसको जानने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है आपका 3 पार्ट में होता है। पहला पार्ट होता है आपका पीटी का, दूसरा मेंस का होता है, और तीसरा जो आपका फिज़िकल टेस्ट का होता है, और उसके बाद फिर मेडिकल, और फिर जो है आपका जॉइनिंग। तो पीटी जो है ये पहला आपका स्टेप कह सकते हैं इसको, पहला हुआ स्टेप। ये जो है पीटी आपका दोस्तों 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर का रहता है, यानी 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें क्वेश्चन मात्र आपको 100 ही रहेंगे। और ये जो है आपका जितने भी प्रश्न रहेंगे दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव के ही रहेंगे, यानी पीटी और मेंस दोनों जो है आपका ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो जो लोग जो है पीटी की अच्छी तरह से तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो उनको मेंस में भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि सिलेबस जो है लगभग सेम ही रहता है पीटी और मेंस का भी। तो पीटी की तैयारी अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपको मेंस में भी निश्चित रूप से जो है आपको हेल्प मिलेगा। रही बात फ़िज़िकल टेस्ट की, तो फ़िज़िकल टेस्ट में दोस्तों पिछले बार से जो है क्या किया है कि पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो आपका 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ है, तो पिछले बार से जो है आपका इसका दौड़ को जो है आपका यानी कि जो आपका 6 मिनट का था वो 2019 से जो है आपका 6.5 मिनट का कर दिया है, यानी कि 30 मिनट जो है आपको बढ़ा दिया गया है। यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो कि आपको 6 मिनट में पूरी करनी होती थी, तो उसके लिए आप 6.5 मिनट यानी 30 सेकंड का जो है एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। तो जो भी है यानी कि 2019 से पहले जो है यह आपका 6 मिनट ही था। तो जो बच्चे जो स्टूडेंट्स यानी फ़िज़िकल यानी दौड़ में कमज़ोर है, तो उनके लिए तो समझिए कि ये एक बहुत बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि उसको जो है 30 सेकंड जो है आपको एक्स्ट्रा दिएगा। तो कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि आपका फ़िज़िकल में निकल जाते हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें मुश्किल होते नहीं, ये जो पार्ट है उनके लिए टफ़ होता है। कई बच्चे के लिए ये चीज़ टफ़ नहीं होता, ये चीज़ टफ़ होता। तो आपको कुल मिलाकर जो है तीनों चीज़ों में जो है बैलेंस बना करके चलना होगा, तभी आप यहाँ तक यानी ये जो मेडिकल है यहाँ तक आप पहुँचोगे, और मेडिकल के बाद देन आपका जॉइनिंग हो जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है यानी ये जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या पढ़ें, यानी इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग उस टॉपिक पर जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले उसके सिलेबस को आपको जानना
बहुत ज़रूरी है। तो इसके सिलेबस को जानने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन बैंक लीजिए, ये कोई भी क्वेश्चन बैंक लीजिए किसी भी प्रकाशन का, उसका 2-3 साल पिछला जो है आप एग्ज़ाम से यानी पूछा गया जो प्रश्न रहता है प्रीवियस ईयर्स का, जैसे 18 का, 19 का, 17 का, ये सब का जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर्स का वो सब आप देखिए। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको है ना कि एग्ज़ाम का सिलेबस समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है, किस अनुसार पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो यानी सिलेबस जानने के लिए जो है आपको सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चन बैंक लेना होगा, क्वेश्चन बैंक को आपको देखना होगा और क्वेश्चन बैंक के अनुसार ही जो आपका सिलेबस समझ में आएगा। इस क्वेश्चन बैंक के आधार पर ही जो है मेरी समझ से जो सिलेबस समझ में आया वो उसके आधार पर मैंने आप लोगों के लिए जो है यह सिलेबस तैयार किया। तो सबसे पहले दोस्तों इसका पहला जो सेक्शन है इस सिलेबस का वो आपका है करंट अफेयर्स। यानी करंट अफेयर्स आपको साल भर का जो है करंट अफेयर्स जो आपको देखना पड़ेगा। साल भर मीन्स आपको जनवरी से लेकर के अब तक के करंट अफेयर्स को देखना होगा। इसके लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप स्पीडी का चाहे प्रतियोगिता दर्पण का जो मासिक आपका आता है करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो पत्रिका आप ले सकते हैं। फिर उसके मासिक के अलावा जो आपका स्पीडी का ही और प्रतियोगिता दर्पण का ही जो है वार्षिकांक भी आता है। तो ये 2-3 चीज़ जो है आपका फॉलो कर लीजिएगा तो आपका है यानी जो आपका यानी 20 से 22 नंबर जो है आपका रहता है करंट अफेयर्स का। तो अगर इन तीनों चीज़ों को आप फॉलो कर लीजिए यानी कि आप कोई चैनल से आप पहले डिटेल में उस चीज़ को देखिए, फिर उस बुक यानी मासिक पत्रिका को देखिए, फिर वार्षिकांक को देखिए, तो ये जो आपका 20-22 नंबर का जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन होता है तो लगभग आप उसमें 18 से जो है 20 नंबर जो है आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपका करंट अफेयर्स एक बड़ा सेक्शन, तो इसमें आपको पकड़ अच्छी बनानी होगी। अगला दूसरा जो सेक्शन है दोस्तों वह है आर्ट्स का, और ये आर्ट्स में हिस्ट्री है आपका, यानी हिस्ट्री को पढ़ना होगा, पॉलिटी को पढ़ना होगा, ज्योग्राफी को पढ़ना होगा, फिर एनवायरनमेंट से भी प्रश्न आजकल बहुत पूछे जाते हैं, और फिर इकोनॉमिक्स। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है आपको आर्ट्स में पढ़ना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री पे बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री के लिए दोस्तों आप देवी स्टडीज़ में भी यानी देवी स्टडीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के जो है मिडाइवल हिस्ट्री तक जो है आपको क्रमानुसार बताया, और मैंने जो डिस्क्रिप्टिव वीडियोस दिए हैं यानी एंशिएंट से लेकर के मिडाइवल तक, उसका ऑब्जेक्टिव सेट भी मैंने यानी पीडीएफ में भी जो है वो वीडियो मैंने उपलब्ध करवाया है। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के डिस्क्रिप्टिव भी वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद आप अगर ऑब्जेक्टिव सेट का वो लगाते हैं तो क्या होगा कि वो आपके तैयारी को जो है बेहतर रंग मिलेगा। तो आप हिस्ट्री के लिए जो है देवी स्टडीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक सारा कुछ अवेलेबल है, यानी एंशिएंट से लेकर मिडाइवल तक। और एग्ज़ाम आते आते जो मैं कोशिश करूँगी कि मॉडर्न को भी कंप्लीट कर दूँ। तो आपको हिस्ट्री के लिए देवी स्टडीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ और कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बंधन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है। आप दूसरे किसी चैनल को भी आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास भी अवेलेबल है हिस्ट्री का, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आते हैं हम लोग पॉलिटी पे। तो पॉलिटी के लिए भी आप कोई बुक ले लीजिए, ज्योग्राफी के लिए भी कोई बुक ले लीजिए, एनवायरनमेंट के लिए भी आप बुक ले लीजिए। ये सारे चीज़ें जो है आपको यानी कि आपको डिस्क्रिप्टिव भी देखना पड़ेगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव है प्रश्नों का सेट, यानी ज्योग्राफी में से लेकर के एनवायरनमेंट से लेकर पॉलिटी तक जो है आपको बुक लेना ही पड़ेगा। और उस बुक से जो है आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट लगाना। तो ये सारा चीज़ आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में जो है आपको यानी कि करंट का इकोनॉमिक्स भी देखना पड़ेगा और बेसिक इकोनॉमिक्स भी देखना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपको इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। तो ये आपका 8 सेक्शन कवर हो गया दोस्तों, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पर्यावरण और इकोनॉमिक्स हमने देखा। अब आते हैं इसका तीसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वह साइंस है, और साइंस में आपको फिजिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री और आपका
बायोलॉजी। तो ये तीनों के लिए जो है दोस्तों आप लूसेंट का बुक ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप लूसेंट की बुक ले लीजिए और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को जो है आप पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको बाहर कुछ नहीं आएगा, यानी कि आप इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट बनाइए तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो आपका कवर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका साइंस सेक्शन का। तो अब ये तो हो गया आपका दोस्तों पीटी, यानी कि आपका जो है पीटी का ये सिलेबस है जो कि आपका 100 नंबर का होता है। और दोस्तों इसमें एक ज़रूरी बात कि इसमें 0.20% का जो है माइनस मार्किंग रहता है। तो ये माइनस मार्किंग आपका बहुत कम है, यानी कि अगर आप 5 प्रश्न गलत भी करते हो तो आपका 1 नंबर यानी सही का चला जाएगा। तो आप इतना रिस्क ले सकते हो। ये मतलब माइनस मार्किंग बहुत हल्का है, बहुत इसको भारी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा नहीं कटता है नंबर आपका। तो आप 5 में से अगर 1 गलत कर भी दोगे, यानी 5 में से 1 भी अगर आप सही कर दोगे तो आपका माइनस मार्किंग नहीं होगा। तो यहाँ पे माइनस मार्किंग का टेंशन मत लीजिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कोशिश कीजिए कि 100 में जो है 100 प्रश्न बनाए। अगर 100 प्रश्न नहीं भी बनाए, जहाँ आपको डाउट ज़्यादा लग रहा है, यानी प्रश्नों के सही होने के चांसेस कम है, तो वहाँ कम से कम 90 प्लस आप ज़रूर बना के आइए। तो 90 प्लस अगर आप इस बना लेते हैं प्रश्न तो मतलब कि आपका 75% तक जो है स्कोर आप कर सकते हैं। और इतना अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आपको जो है ये पोस्ट लेने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये चीज़ आपको सारा करना पड़ेगा, यानी ये आपका सिलेबस, इस सिलेबस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग दोस्तों मेंस। तो मेंस का जो है यानी पेपर 2 जो है दोस्तों, यह आपका लगभग सब कुछ सेम ही रहेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही पढ़ना है आपको, यही सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। सिर्फ एक चीज़ आपका चेंज हो जाएगा, इसमें जो है मैथ, रीजनिंग ऐड हो जाएगा। और ये जो आपका यानी करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन है यहाँ आपका हट जाता है, यानी ये मैथ रीजनिंग आ जाता है और करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है यहाँ हट जाता है। करंट अफेयर्स जो 20-22 नंबर का आपका रहेगा, इसमें ये करंट अफेयर्स का जगह मैथ रीजनिंग ले लेता है। तो बस ये चेंज है आपका पीटी और मेंस में, बाकी जो है कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये यानी पार्ट पीटी का तैयारी जो है आपको लगभग 90% जो आपका इसमें भी काम आ ही जाएगा, यानी करंट अफेयर्स को छोड़ के समझिए सारा कुछ आपका सेम ही रहता है। ऐसा भी होता है ना दोस्तों कि जो बच्चे रेलवे का तैयारी कर रहे, चाहे बीपीएससी का तैयारी कर रहे, चाहे अदर किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे, तो वो सारा तैयारी जो है आपको इसमें भी हेल्प, यानी आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वो तैयारी आपको इसमें काम आता ही है, क्योंकि जीके तो लगभग सब में सेम ही पूछा जाता है। लेवल थोड़ा बहुत इधर होता है, लेकिन प्रश्न का जो पैटर्न रहता है, नेचर रहता है, लगभग सेम ही रहता है। तो कोई भी तैयारी आप कर रहे हो इससे पहले तो आप आराम से जो है इस एग्ज़ाम को फेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो सिलेबस से संबंधित जानकारी हो गई कि क्या पढ़ना है हम लोगों को इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे और कितना पढ़ें कि ये एग्ज़ाम हमारा निकल जाए, यानी कि ये सारा चीज़ हम लोगों को कैसे और कितना पढ़ना है कि ये हम लोगों का जो बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है, जो लोग दरोगा बनना चाहते हैं, बिहार पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, तो वो कैसे जाएं, कैसे अपने टारगेट को पूरा करें, ये इसके लिए कैसे और कितना पढ़ना है हम लोग अब इसके ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है 8 से 10 घंटा का टारगेट आपको बनाना पड़ेगा, यानी जो भी 2-3 महीना का समय है आपके पास, वो 2-3 महीना जो आपको खुद को पैक करना पड़ेगा। मीन्स कि आपको 8 से 10 घंटे हर हाल में जो आपको पढ़ाई को, अपनी स्टडी को देना ही होगा। बाकी दोस्त यार, रिश्ते नाते जो भी है, आपको 2-3 महीना के लिए आप साइड अगर कर लेते हो, अपने टारगेट को जो है पूरा टाइम देते हो, तो फिर आपको अपने टारगेट पूरा करने से जो है कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्त यार, रिश्ते नाते, पार्टी शार्टी, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सारा जो है आपको ऑल लाइफ रहेगा। ये सारा कुछ आप
का कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये मौका आपका छूट जाएगा तो ये मौका फिर दोबारा कब आएगा, कैसे आएगा, ये कहना मुश्किल है। तो सबसे पहले जो है कामयाब बनिए, क्योंकि लोग जो है कामयाब लोगों की ही जो है पूछ होती है और उन्हीं का जो है महत्व होता है। जो कामयाब नहीं होते हैं, जो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं, आप नॉलेजेबल कितने भी हो, आप कितना भी नॉलेज रखे हो, कैसे भी आप बिहेव कर रहे हो, कैसे भी आप कितने भी अच्छे हो, कोई मायने नहीं रखता अगर आप कामयाब नहीं हैं। तो आपको सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करना है और 2-3 महीना के लिए आप खुद को पैक कर दीजिए अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं। अगर 2-3 महीने आप खुद को दे देते हो, सारा कुछ से दूर हो जाते हो, तो आपको बिहार दरोगा के पद को हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। यानी खुद को जो है मोटिवेट आपको करना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे और क्या पढ़ें। तो सबसे पहले तो मैंने कहा दोस्तों 8 से 10 घंटे आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर आप कर सकते हो, लेकिन आपको मैक्सिमम और मिनिमम जो है आपको 8 से 10 घंटे लेकर के चलना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे ये देखते हैं। तो हम लोग जो है दोस्तों सबसे पहले जो है आपका सुबह के 5 बजे से जो है शुरुआत करेंगे। यानी 5 बजे से जो है 6:30 बजे तक जो है हम लोग ये पढ़ाई, यानी 5 बजे से हमारा जो पढ़ाई का है वह आरंभ हो जाएगा। यानी रूटीन जो है आपका 5 बजे से शुरू करेंगे और 6:30 बजे तक, यानी कि ये आपका 1.5 घंटा हो जाएगा। ये यानी 1.5 घंटा जो है आपको सुबह के टाइम में पढ़ना है। उसके बाद 6:30 बजे के बाद आप मॉर्निंग वॉक करना है, फ्रेश होना है। तो आधा घंटा का जो है टाइम है, आप फ्रेश हो जाइए। चाहे किसी को योगा करना होता है, कोई मॉर्निंग वॉक जाते हैं, तो जो भी आपका शौक़ है, जो भी आदत है, आप इस आधे घंटे में जो है आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद 7 बजे जो है फिर से आप पढ़ने बैठ जाइए और 7 से 9 बजे तक जो है आप कंटिन्यूसली यानी 2 घंटा जो है फिर से आप पढ़ाई कीजिए। और ये जो दोस्तों यानी ये जो 3-3.5 घंटा का जो टाइमिंग है दोस्तों, इसमें क्या सब्जेक्ट पढ़ना है ये बहुत मायने रखता है। तो ये जो सुबह का टाइम होता है ये बहुत अच्छा टाइम होता है पढ़ाई के हिसाब से। वहाँ वातावरण भी शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, माइंड भी फ्रेश होता है, मीन्स सारा कुछ जो है आपके स्टडी के हिसाब से अच्छा रहता है। तो ये सुबह का टाइम जो है दोस्तों आप उस सब्जेक्ट को दीजिए जिस सब्जेक्ट में आप वीक है, जो सब्जेक्ट आपको टफ़ लगता है, जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है, जिसमें आप स्कोरिंग अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो उस सब्जेक्ट को आप जो है ये जो है आपका 3-3.5 घंटा का जो टाइमिंग है आप उस सब्जेक्ट को दीजिए। जैसे किसी बच्चे का मान लीजिए कि साइंस कमज़ोर है, तो आप उस जो साइंस वाले बच्चे हैं, जो बच्चे साइंस में वीक है, तो वो साइंस को दे सकते हैं। इसी के अलावा जैसे कोई बच्चे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका साइंस अच्छा होता है, आर्ट्स वीक होता है, तो वैसे बच्चे आप इस टाइमिंग में आर्ट्स को ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, जिस सब्जेक्ट में आप स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं, जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, उस चीज़ में आपको जो है मजबूती आप हासिल कर पाइएगा और उस सब्जेक्ट को जो है आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उस सब्जेक्ट में को है जो आप कमांड कर सकते हैं इस यानी 3-3.5 घंटा के पढ़ाई के दौरान। तो सबसे पहले यानी मॉर्निंग का जो समय है आप अपने वीक सब्जेक्ट को दीजिए। उसके बाद 9 बजे के बाद 9 से 10 बजे के बाद फिर 1 घंटा का ब्रेक लीजिए, नाश्ता कीजिए, फ्रेश होइए। फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टा है, टेलीग्राम है, जो भी यानी सोशल मीडिया का टाइम है। आप खुद को ज़्यादा दूर सोशल मीडिया से दूर रख नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर है आप सोशल मीडिया से चाहे दोस्त यार, चाहे अपने रिश्तेदारों से जो भी बात करना है या नाश्ता पानी करना है, जो भी करना है आप इस पीरियड में कर सकते हैं, यानी 9 से 10 के बीच। फिर 10 बजे आप बैठ जाइए, 10 से 12 बजे यानी 2 घंटा फिर से आप पढ़िए।
तो 2 घंटा फिर से पढ़िए। यानी कि मॉर्निंग का टाइम सिर्फ सब्जेक्ट को आप वीक सब्जेक्ट को दीजिए, उसके बाद जो भी टाइमिंग है आप अपने अनुसार सेट कर लीजिए कि बाकी आपको हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक्स है, फिर करंट अफेयर्स है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री है, बायो है। तो ये सारा सेटिंग जो है आप उसके बाद अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन सुबह का टाइमिंग जो है आप अपने वीक सब्जेक्ट को ज़रूर दीजिए। तो ये हो गया दोस्तों 10 से 12 का टाइमिंग। तो 10 से 12 के बाद जो है फिर आप जो है यानी आप लंच कीजिए, नहाइए धोइए, फ्रेश होइए। तो यहाँ 3 घंटा का एक लंबा ब्रेक आप ले सकते हैं, यानी आप लंच ले सकते हैं, इसके बाद आप आराम कर सकते हैं, या फिर आपको इस बीच में जो भी आपका शौकिया काम है वो आप कर सकते हैं। तो रेस्ट भी ज़रूर कम से कम 1 घंटा इस पीरियड में जो है आप कीजिए, यानी 3 घंटा का जो आपका ब्रेक है इसमें आप 1 घंटा रेस्ट ज़रूर लीजिए। उसके बाद फिर से दोस्तों 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक फिर से पढ़ने आप बैठ जाइए। तो 3 से 5 तक अगर फिर से 2 घंटा अगर आप पढ़ते हैं, उसके बाद 2 घंटा पढ़ने के बाद फिर से जो है आप 1 घंटा का ब्रेक लीजिए, क्योंकि 5 से 6 के 6:30 का टाइमिंग ऐसा होता है शाम का टाइमिंग दोस्तों कि लोग हर कोई बाहर निकलना चाहता है, वो मौसम वो माहौल अलग ही होता है शाम के टाइम। तो वहाँ पर आप बाहर निकलिए, दोस्तों यारों से मिलिए, यानी 1 घंटा में जो भी आपका शौकिया काम है, चाहे दोस्तों से मिलना है, चाहे आपको मार्केट जाना है, या जो भी काम करना है वो आप 1 घंटा में यानी 5 से 6 के बीच जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद 6 बजे फिर से बैठ जाइए पढ़ने के लिए, 6 से 8 फिर से आप बैठिए पढ़ने के लिए, और 2 घंटा आप फिर से जो है पढ़ाई कीजिए। उसके बाद 2 घंटा के बाद जो है फिर से आप 1 घंटा का ब्रेक लीजिए, उसमें आप डिनर कीजिए, और भी जो है सोशल मीडिया है फिर से आप जुड़िए, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, टेलीग्राम जो भी है आपका उसको आप 1 घंटा टाइम दीजिए। तो उससे क्या होगा, सोशल मीडिया से आप जो रिलेटिव्स है, दोस्त यार है जिनसे आप फिज़िकली मिल नहीं पा रही 2-3 महीना में, उससे आप कनेक्ट भी रह पाइएगा, और यानी कि दूरी का एहसास भी नहीं होगा, और आप दूर भी रह करके अपने तैयारी को जो है बेहतर रंग दे पाइएगा। तो ये 1 घंटा का टाइमिंग आपका हो गया। 8 से 9 बजे तक आप अपने जो है सोशल मीडिया को दीजिए और डिनर कीजिए, और फिर उसके बाद फिर से 9 बजे जो है आप बैठ जाइए, और 9 से 11 बजे तक जो है फिर से आप पढ़ाई कीजिए। तो आपका कितना घंटा हो गया दोस्तों, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और यहाँ 1.5। तो आपको लगभग 11, 11:30 जो है आपका, यानी इतने घंटे अगर आप अपने स्टडी को देते हो, यानी कि आपको यहाँ देखिए 2 घंटा ये हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2 घंटा यहाँ ना 1.5 घंटा है। तो इसमें जो है आप दोस्तों यानी 11, 11:30 घंटे का अगर आप मैंने आपको रूटीन दिया है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट आप इसमें मैनेज कर सकते हो, यानी कम ज़्यादा आप कर सकते हो। और इसमें आप अगर 10 से 15 मिनट इधर उधर कर भी दोगे इस रूटीन में, तो आपकी स्टडी को, आपकी तैयारी को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन कि अगर आपको 2 घंटा का टाइमिंग है पढ़ने का, उसमें आप 1 घंटा ही पढ़े और 1 घंटा आप पूरा ही ब्रेक कर दिए, तो इस तरह से अगर 1-1 घंटा आप सारा में ब्रेक करोगे तो आपका रूटीन जो है काम नहीं करेगा, आपका जो है टारगेट पूरा नहीं होगा। 10 से 15 मिनट आप दे सकते हो, यानी कि खुद को ठगना नहीं है। खुद को अगर ठगोगे तो फिर जाके यानी एक घंटा से ज़्यादा, यानी आधा घंटा से ज़्यादा अगर ब्रेक लेते हो तो वो खुद को ठगना हो जाएगा। हाँ, 10 से 15 मिनट आप इधर उधर इन सारे टाइमिंग में आप कर सकते हो, तो इतना से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद भी आप जो है आप अपनी जो आपका जो टारगेट है दरोगा बनने का, वो आप पूरा कर सकते हो। इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है दोस्तों, ये जितना भी मैंने आपको बताया है, टाइम टेबल से लेकर के सिलेबस से लेकर के हर चीज़, उन सब में जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है खुद को मोटिवेट करना। तो जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे, खुद को रेडी नहीं करोगे अपने टारगेट को जो है अचीव करने के लिए, जो है आप खुद से आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। आपको कोई दुनिया नहीं बताएगी,
खुद के अंदर वो आग लगाना होगा, खुद के अंदर जो है वो जुनून जो है आपको पैदा करना होगा। तभी जो है आप इस टारगेट को यानी ये जितना भी पैटर्न है, जो भी टारगेट है, ये बिहार दरोगा और एसआई का जो भी कहिए, ये आप तभी पूरा कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको खुद को मोटिवेट करना। तो खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद के अंदर वो लगन लाइए, खुद के अंदर जो है वो आग पैदा कीजिए कि हाँ हमको ये चीज़ हासिल करना है और करना है तो बस करना है। तो जब ये चीज़ आप खुद के अंदर तय कर लोगे तो फिर आपको कोई भी जो है आपको अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से जो है हटा नहीं सकता है। आप हमेशा जो है अपने टारगेट को ज़रूर से ज़रूर पूरा करोगे। तो ये हो गया दोस्तों इसका बिहार दरोगा से संबंधित जानकारी। तो अगर आप लोगों को मेरी यह क्लास अच्छी लगी, मेरा यह लेक्चर अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।